Good morning, students. So today we are going to discuss about anatomy of fallopian tubes, a very important structure in the female internal genital organ or viscera. So introduction में अगर define करें what is fallopian tubes या other name of fallopian tube is also the uterine tubes. So the uterine tubes or the fallopian tubes are the tortuous duct which convey oocyte from the ovaries to the uterus. सो फिगर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओवरी, ये ओवरी दिख रहा है। ओवरी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। सो ओवरी के पास द इन्फंड्यूबुलम पार्ट हैविंग द फिम्ब्रिए, ये जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, यहाँ से ओवम या oocyte जो है वो कन्वे होता है और ये पूरा पाथवे अलोंग द पैसेज ऑफ द ट्यूब ये पास होते हुए यूट्रस में जाके अगर ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो इम्प्लांट होता है, और नहीं तो आप थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिस्चार्ज या डिस्पोज ऑफ हो जाता है आउटसाइड द यूट्रस। सो डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन में क्या लिखना है कि द यूट्राइन ट्यूब्स और फॉलोपियन ट्यूब्स आर द tortuous ducts which convey oocyte from the ovaries to the uterus. एंड अगर फर्टिलाइजेशन का भी बात करें तो फर्टिलाइजेशन भी स्पर्मेटोजोआन जो फर्टिलाइज करेगा ओवम को, वो भी इसी यूट्राइन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। सो द एम्प्यूला पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो एम्प्यूला पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, दिस इज द एम्प्यूला पार्ट। एम्प्यूला पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन ऑन द अराउंड द 14th to 15th और 18th डे में फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन का भी प्रोसेस है वो भी इसी यूट्राइन ट्यूब में होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सिचुएशन कि ये यूटराइन ट्यूब जो है वो कहाँ सिचुएटेड हैं, तो उसके हिसाब से देखो, जैसा कि दिख रहा है इस फिगर में कि ये ब्रॉड लिगामेंट है। यू कैन सी दिस ब्रॉड लिगामेंट। मैंने ओवरी के लेक्चर में भी डिस्कस किया कि ब्रॉड लिगामेंट जो है वो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ब्रॉड है, पूरा फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, कवरिंग द ओवरीज, द यूटरस, द फैलोपियन ट्यूब्स। सो ये ब्रॉड लिगामेंट का जो अपर मार्जिन है, दिस इज द अपर मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। दिस अपर मार्जिन इज फ्री। So this along this free upper margin of the broad ligament is situated the fallopian tube. तो fallopian tube जो है उसका situation कहाँ है? Along the free upper margin of the broad ligament. अब इसके डायमेंशंस और सब डिवीजन का बात करें तो डायमेंशन की बात करते हैं। जो लेंथ है, दिस होल लेंथ, दिस लेंथ इज अराउंड 10 सेंटीमीटर्स, ये लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड लेटरल एंड का अगर बात करें, दिस इज द लेटरल एंड, द इन्फंड्यूबुलम पार्ट, द लेटरल एंड। तो लेटरल एंड जो है जो ओपन होता है इन द एब्डोमिनल केविटी और पेल्विक केविटी, इस एंड इस ओपनिंग को हम एब्डोमिनल ऑस्टियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोमिनल ostium. So the lateral end the lateral end containing the opening which opens into the pelvic cavity is called as the abdominal ostium, whereas the medial end which opens into the uterine cavity is called as uterine ostium. अब डिविजन्स का बात कर लेते हैं तो 4 डिविजन्स हैं, लेबल्ड हैं यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। द फर्स्ट इज द, हम चल रहे हैं अवे फ्रॉम द यूट्रस, हम वी विल मूव और वी विल डिफाइन द पार्ट्स away from the uterus, through uterus and then moving away from it. So यानी medial to laterally अगर move करते हैं तो the first initial part is the intramural part. Intramural as the name itself suggests कि वो छोटा सा पार्ट है यूट्राइन ट्यूब का या फेलोपियन ट्यूब का, जो यूट्रस के अंदर, जो मायोमेट्रियम बेसिकली एंड एंडोमेट्रियम, बेसिकली मायोमेट्रियम जो है, उस मायोमेट्रियम इज द मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस। हम यूट्रस को बाद में अच्छे से डिफाइन करेंगे। द यूट्रस हैज 3 layers, द आउटर मोस्ट इज द एपिमेट्रियम एंड देन मायोमेट्रियम एंड देन द एंडोमेट्रियम। सो द part of the uterine tube which is within this myometrium or within the uterus is known as the intramural part. ये जो इंट्राम्यूरल पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे तो ये इसका जो डायमीटर है इस यूट्राइन ऑस्टियम का, वो मात्र और मात्र 1 मिलीमीटर, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर का है। और ये जो इंटरस्टिशियल पार्ट जो है या इंट्राम्यूरल पार्ट जो है, इसका लेंथ का अगर बात करेंगे तो लगभग 1 सेंटीमीटर, दिस इज
around 1 centimeter. So the first part is the intramural part, which is around 1 centimeter long, and the diameter of the uterine ostium is around 1 millimeter, and it opens into the uterine cavity. Then moving on to the next part is the isthmus of the uterine tube. isthmus जो part है वो part आपका 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, and it is just lateral to the intramural part. So the narrow rounded cord like part, this is the, देखो आप जैसे कि फिगर में दिख रहा है कि बाकी एम्पुला की बात करें तो देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा ये ब्रॉड भी है, ये यहाँ पे पाथवे ये ट्यूब जो है वो ब्रॉड हो जाता है, और जो है वो राउंडेड भी नहीं है उतना. लेकिन isthmus का अगर बात करें तो देखो ये काफ़ी राउंडेड है, नैरो है. सो दिस नैरो राउंडेड कॉर्ड लाइक पार्ट इज विच इज अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ. This is called the isthmus of the uterine tube. And then moving on to the lateral to isthmus is the next part, that is the ampulla of the uterine tube. It is the biggest or the most long part, that is it is around 6 to 7 centimeter, 6 से 7 सेंटीमीटर का लेंथ है इस एम्प्यूला का. एंड ये जो एम्प्यूला की बात करें तो ये डायलेटेड पार्ट है. देखिए दिस इज द डायलेटेड पार्ट एंड थिन वॉल्ड. यहाँ पे वॉल देखो तो थिन है एज कम्पेयर टू isthmus. isthmus में देखो थोड़ा सा वॉल थिक था, but in ampulla the wall of the uterine tube is thin and the lumen is dilated. तो थोड़ा सा dilated होगा lumen, और जो लेंथ होगी वो 6 से 7 सेंटीमीटर होगी. अच्छा, डायमीटर का अगर बात करें तो डायमीटर जो है वो लगभग यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, अराउंड 4 millimeters, not centimeters, I beg your pardon, it's 4 millimeters, लगभग 4 मिलीमीटर का जो है वो डायमीटर होगा एम्प्यूला का. And the last one or the most lateral part is the infundibulum. The lateral end is the infundibulum, और इस पे कुछ ये देखो finger like projections आपको दिख रहे हैं. These are the finger like projections which are called as fimbriae. So this fimbriated end, ये जो fimbriated end है, ये जो open हो रहा है near the ovaries, इस opening को हम define करते हैं, term देते हैं abdominal ostium. और ये जो abdominal ostium है, अगर इस एब्डोमिनल ओस्टियम के उसकी डायमीटर का हम बात करेंगे तो ये लगभग 3 से 4 मिलीमीटर, जो कि डायमीटर हमने एम्पुला का डिफाइन किया, तो वैसे ही लगभग 4 से 4 मिलीमीटर का डायमीटर इस ओस्टियम का भी होता है. सो दिस द यूट्राइन ट्यूब कंटेन्स 4 पार्ट्स, 4 सब डिविजन्स, एंड इट इज़ अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. नाउ मूविंग ऑन टू द कोर्स एंड रिलेशन. सो कोर्स का अगर बात करें तो जैसा कि कोर्स दिख रहा है, जो यूट्रस है वो अलोंग द मीडियन प्लेन, अलोंग द मिड लाइन ऑफ द बॉडी जो है वो लगभग सिचुएटेड रहता है. सो यूट्रस से देखो आप तो ये यूट्राइन ट्यूब्स दोनों तरफ, बोथ राइट एंड लेफ्ट जो हैं वो मीडियल टू लेटरली रन कर रहे हैं. तो अगर हम शुरू करते हैं जो है isthmus से अगर बात करें तो isthmus एंड द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द एम्प्यूला अगर बात कर लेते हैं कि ये isthmus हो गया, और फिर एम्प्यूला एडजॉइनिंग पार्ट जो है ये देखो आप तो पोस्टेरो लेटरली, मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है पोस्टीरियरली, और लेटरल मीडियल टू लेटरल रन कर रहा है. सो द isthmus एंड द एम्प्यूला इज डायरेक्टेड पोस्टेरो लेटरली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, देखो हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पोस्टेरो लेटरली मूव, मतलब ये कोर्स जो है वो isthmus का और एम्प्यूला का है. उसके बाद नियरली जब लेटरल, जब यहाँ पे अगर देखो ये और इधर दोनों लेटरल साइड पे लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस या पेल्विक वॉल आ गई, लेटरल वॉल, तो इस लेटरल वॉल के लेवल पे जब नियर पे आता है तो यहाँ पे एम्प्यूला देखो आर्च, एक आर्च फॉर्म कर रहा है ओवरी के ऊपर, देख रहा है, दिस इज द आर्च, ये ओवरी है और इसके ऊपर ये आर्च फॉर्म कर रहा है. तो दोनों लेटरल पेल्विक वॉल पे एक आर्च फॉर्म करते हुए एम्प्यूला जो है वो पोस्टेरो मीडियली, सॉरी लेटरली जो रन कर रहा था वो अब एक आर्च फॉर्म करके टूवर्ड्स द ओवरी आ रहा है. और उस ओवरी के एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर, हमने 2 बॉर्डर डिफाइन किया था, तो उस ओवरी के एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है उसके रिलेशन में आ रहा है. एंड द अपर पोल, ओवरी में भी हमने 2 पोल का बात किया था, द अपर और पोल और द ट्यूबल पोल, एंड द लोअर पोल इज द यूट्राइन पोल. सो द अपर पोल जो ट्यूबल पोल है वो उसके रिलेशन में जो इनफंडिबुलम पार्ट है और जो फिम्ब्रिएटेड एंड है यूट्राइन ट्यूब का, वो वापस से एक आर्च फॉर्म करते हुए अपर पोल ऑफ द ओवरीज के रिलेशन में आ रहा है. एंड इसके अलावा जो बात की जाए अगर ब्रॉड लिगामेंट से देखा जाए, जैसे ये देखो नीचे जो फिगर दिख रहा है, तो ये फिगर ब्रॉड लिगामेंट में जो आपके मतलब छोटे
अलग, जैसे ब्रॉड लिगामेंट हमने ओवरीज में पढ़ा कि जो ओवरी को ब्रॉड लिगामेंट या पेरिटोनियल फोल्ड कवर कर रहा है उसे मीजो ओवेरियम कह रहे हैं। जो सैल्व इसी तरह से जो यूट्राइन ट्यूब को कवर करेगा ब्रॉड लिगामेंट का फोल्ड या जो पेरिटोनियल का फोल्ड, वो पेरिटोनियम का फोल्ड कहलाएगा मीजो सैल्पिंग्स। सो मीजो सैल्पिंग्स ये यहाँ फिगर में दिख रहा है, दिस इज द यूट्राइन ट्यूब और ये रहा मीजो सैल्पिंग्स, एंड द फोल्ड विच कवर्स द यूट्रस इज कॉल्ड एज मीजोमेट्रियम। सो मीजोमेट्रियम, मीजो ओवेरियम एंड मीजो सैल्पिंग्स, ये कंबाइंडली जो है वो ब्रॉड लिगामेंट्स में फोल्ड मिलते हैं ये तीन। सो मीजो सैल्पिंग्स यहाँ पे फिगर में देखो क्लियर हो जाएगा, दिस इज द मीजो सैल्पिंग्स, ये रहा मीजो ओवेरियम और ये जो ओवरी को कवर कर रहा है, और ये रहा मीजो सैल्पिंग्स जो यूट्राइन ट्यूब को कवर कर रहा है। सो द यूट्राइन ट्यूब्स जो कि अपर फ्री मार्जिन पे अपन ने बात किया था सिचुएशन का कि अपर फ्री मार्जिन पे है ब्रॉड लिगामेंट के, ये जो है वो एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से कवर्ड है जिसको कि हम मीजो सैल्पिंग्स कह रहे हैं। Now moving on to the blood supply of the fallopian tube और uterine tube। तो पहले आर्टीरियल सप्लाई का अगर बात करते हैं, अगर इस फिगर में आप देखो आर्टीरियल सप्लाई वाले फिगर में, तो हमने ओवरीज में बात किया था कि ओवेरियन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी दोनों से ब्रांचेस कुछ मिल रही थी ओवरीज को, और हमने ओवेरियन आर्टरी में ये भी पढ़ा था कि ओवेरियन आर्टरी जो है वो कुछ ब्रांच देता है यूट्राइन ट्यूब्स को भी, वैसे ही यूट्राइन आर्टरी भी कुछ ब्रांचेस यूट्राइन ट्यूब को देता है। तो बेसिकली जो अगर ब्लड सप्लाई डिफाइन करने के लिए है या आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ यूट्राइन ट्यूब, देन यू हैव टू डिफाइन दैट द यूट्राइन ट्यूब is supplied by the uterine artery and the portion of the uterine tube which is supplied by the uterine artery is the medial 2/3। मतलब अगर मीडियल से लेटरल चलें तो लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो यूट्राइन आर्टरी से सप्लाइड होगा, और जो लेटरल 1/3 हिस्सा बच जाता है इन्फंडिबुलम और थोड़ा सा एम्प्यूला का, वो जो है वो ओवेरियन आर्टरी से ब्रांचेस उसको मिल जाते हैं। अब वेनस ड्रेनेज की अगर बात करें तो वेनस ड्रेनेज जैसा ओवरी में हमने पढ़ा था कि पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस से जो है ड्रेन करता है, पहले पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस में और फिर वो ओवेरियन आर्टरी में ड्रेन करते हुए जो है राइट में ड्रेन कर रहा था डायरेक्टली इंफीरियर वेना कवा में, वेयर एज लेफ्ट में रीनल वेन में ड्रेन कर रहा था। तो वैसे ही अगर इन केस ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स का बात करें तो इसी जो आर्टीरियल सप्लाई था उसी के पैरेलल जो ड्रेनेज है वो वेनस ड्रेनेज भी है, और वो पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस में ड्रेन करेगा और उसके साथ साथ ओवेरियन वेन में भी ड्रेन कर सकता है। और जैसा कि अगर यूट्राइन आर्टरी से सप्लाई है तो थोड़ा सा ड्रेनेज जो है वो यूट्राइन आर्टरी में भी होगा। सो थ्रू पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस एंड द यूट्राइन वेनस प्लेक्सस और यूट्राइन आर्टरी एंड द ओवेरियन यूट्राइन वेनस प्लेक्सस और द यूट्राइन वेन एंड द ओवेरियन वेन, थ्रू दीज वेन्स और थ्रीज प्लेक्सस जो ब्लड है वो ड्रेन करेगा, वेनस ब्लड जो है वो यूट्राइन ट्यूब से ड्रेन करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू लिम्फेटिक्स। अगर लिम्फेटिक का बात करें तो लिम्फेटिक्स जैसा कि हमने ओवरीज में डिफाइन किया था कि ओवरीज का भी लिम्फेटिक्स जो है वो फंडस ऑफ द यूट्रस के साथ प्री एओटिक एंड पैरा एओटिक या लेटरल एओटिक लिम्फ नोड पे ड्रेन करता है। तो वैसे ही लिम्फेटिक्स जो मोस्ट ऑफ द ट्यूबल लिम्फेटिक्स यानी जो यूट्राइन ट्यूब का लिम्फेटिक्स है वो ओवरी के साथ ही प्री एंड पैरा एओटिक लिम्फ नोड में ही जाके ड्रेन करेगा। उसके अलावा जो थोड़ा सा अगर हम इंट्राम्यूरल पार्ट की बात करें तो जो इंट्राम्यूरल पार्ट है वहाँ से तो लिम्फ नोड जो है जो यूट्रस विद इन द यूट्रस जो पार्ट है ट्यूब का वो सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड में भी लिम्फ ड्रेन करता है। टॉकिंग अबाउट द नर्व सप्लाई, सो नर्व सप्लाई में यहाँ भी जैसे कि ओवरीज में हमने पढ़ा था वैसे ही सिमिलर रूट वैल्यूज के साथ पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है। तो सिंपैथेटिक नर्व इनर्वेशंस जो हैं वो T10 to L2 सेगमेंट से हैं, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो बन रहा है। सो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से नर्व सप्लाई है जिसका रूट वैल्यू T10 to L2 है, और ये देखो आप इधर दिख रहा है आपको ये ग्रीन कलर से जो वेन दिखा रखा है। सो ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व से ही बेसिकली इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से जो है वो नर्व सप्लाई जा रहा है। कौन सा? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। और ये जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है ये थोड़ा सा जो है वो पेरिस्टाल्सिस को ये वैसो जो मतलब वेसरल एफरेंट और इफरेंट दोनों फाइबर्स देता है, तो पेरिस्टाल्सिस को भी कुछ हद तक कंट्रोल करता है, पेरिस्टाल्सिस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब को। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में वैसे तो जनरली हार्मोनल कंट्रोल होता है पेरिस्टाल्सिस का। जब आप फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो आप देखोगे, मेंस्ट्रुएशन पढ़ोगे या मेंसेस पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि जो ओवम का मूवमेंट है या जो ओसाइड का मूवमेंट है वो अलोंग द फैलोपियन ट्यूब जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही होता है। तो वो जनरली तो हार्मोनल कंट्रोल में है, बट जो सिंपैथेटिक नर्व चेन है, नर्व सप्लाई है, नर्व फाइबर्स हैं, वो भी थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल रखते हैं पेरिस्टाल्सिस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब पे।
एंड जब हम पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई का बात करें तो पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई यहाँ से जैसे दिख रहा है S2 S3 S4 जो रूट वैल्यू है, जैसे कि पेल्विक स्प्लैनिक नर्व जो हमने ओवरीज में डिफाइन किया था, तो वही सेम नर्व्स जो हैं वो थोड़ा आपको यूट्राइन ट्यूब को भी सप्लाई करेंगे, और ये जो है ये इनहिबिटरी एक्शन रखता है पेरिस्टालसिस पे। सो द पैरासिम्पथेटिक नर्व जो है दैट हैज एन इनहिबिटरी एक्शन on the peristalsis of the fallopian tube, whereas the sympathetic nerve fibers initiates or regulates the peristalsis in the uterine tubes. नाउ मूविंग ऑन टू हिस्टोलॉजी, अगर हिस्टोलॉजी का डिस्कशन करें, बात करें तो सिंपल हिस्टोलॉजी है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। आउटर टू इनवर्ड्स अगर चलते हैं तो यूट्राइन ट्यूब जो है वो 3 कोट्स या 3 लेयर्स में से हिस्टोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। द आउटर मोस्ट इज द सेरस कोट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम। तो ये जो सेरोसा है देख रहा है आपको, ये पेरिटोनियम से डिराइव्ड है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। देन मूविंग ऑन टू विद इन फ्रॉम द सेरोसा अगर चलते हैं तो दूसरा जो कोट है दैट इज़ द मस्क्यूलर कोट और द मस्क्यूलरिस। तो ये जो मस्क्यूलर कोट है, इस मस्क्यूलर कोट की बात करें तो देखो ये थिक है एज कम्पेयर टू सेरोसा। दिस इज अ थिक मस्कुलर कोट, एंड ये जो मस्कुलर कोट है ये हर पूरे अलॉन्ग द यूट्राइन ट्यूब इतना थिक नहीं रहता, ये इस्थमस पार्ट पे ज़्यादा थिक है, जब एम्पुला पे जो है वो थिन है। हम अभी जब बात कर रहे थे पार्ट्स को डिफाइन कर रहे थे तो हमने बात किया था ना कि जो कोट जो मसल जो लेयर है वो एम्पुला पे थिक है और वेरेज इस एम्पुला पे थिन है, वेरेज इस्थमस पे थिक है। तो वही चीज़ वो यहाँ पे हिस्टोलॉजी में क्लियरली दिख रहा है कि जो मस्कुलर कोट है वो अगर इस्थमस लेवल की बात करें तो वहाँ पे तो काफ़ी थिक है, लेकिन एम्पुला तक आते आते वो मस्कुलर कोट थिन हो जाती है। एंड ये जो ये मस्कुलर कोट जो है वो सर्कुलर है। ये मस्कुलर कोट देखो सर्कुलर दिख रहा है, मस्कुलर कोट जो है वो सर्कुलर कोट है। एंड ये जो है वो एक स्फिंक्टर की तरह एक्ट करता है, एक स्फिंक्टर की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? जाइगोट के लिए। जो ओवम या जो oocyte फर्टिलाइज हो जाता है उसको हम जाइगोट कहते हैं, और ये जाइगोट जब प्रोग्रेस करेगा या मूव करेगा टूवर्ड्स यूट्रस तो उस मूवमेंट के लिए, उस मूवमेंट को मतलब वो मूवमेंट सही टाइम पे हो, वो जाइगोट को थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन करने के लिए स्फिंक्टर की तरह ये मस्कुलर कोट काम करती है। जितना मैच्योर हो के जाइगोट मतलब जितना टाइम ऑफ मैच्योरेशन चाहिए जाइगोट को इन यूटराइन ट्यूब्स, वो टाइम जो प्रोवाइड करता है वो ये मस्कुलर कोट प्रोवाइड करता है, विच एक्ट्स, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि स्फिंक्टर की तरह एक्ट करता है, ताकि जितना मैच्योरेशन का टाइम चाहिए जाइगोट को उतना मैच्योरेशन का टाइम मिल जाए और वो जाइगोट जो है फिर जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाए। नाउ मूविंग ऑन टू द इनर मोस्ट पार्ट दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इनर म्यूकस मेम्ब्रेन में 2 तरह की सेल डिफाइंड है। सो ये इनर म्यूकस मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, म्यूकस कोट देख रहे हो, जो म्यूकोसा में 2 सेल्स डिफाइंड हैं, एक सीलिएटेड सेल्स और एक सिक्रीटरी सेल्स। तो जो सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम या सीलिएटेड सेल्स हैं वो जो हैं मूवमेंट को हेल्प कर रही हैं, वो मूवमेंट में oocyte की हेल्प करती हैं। वेरे जो सिक्रीटरी सेल्स हैं जिसको पेग सेल्स भी कहते हैं, वो जो पेग सेल्स हैं वो सिक्रीटरी है, वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, इसलिए उनको सिक्रीटरी सेल भी कहा जा रहा है। So both the ciliated cell as well as secretory cell is found in the mucosa of the uterine tubes or fallopian tubes. नाउ अब क्लिनिकल्स का बात कर लेते हैं। क्लिनिकल मैंने जैसे कि आपको अभी मैं बता देता हूँ कि क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd ईयर में गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स में इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स आप पढ़ेंगे और बहुत सारे केसेस जो हैं वो आते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, ट्यूबल ब्लॉकेज के। सो क्लिनिकल्स इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अपन को ध्यान रखना है, इसलिए अलग अलग स्लाइड्स में अलग अलग क्लिनिकल डिस्कस किया है। सो यहाँ जो पहला क्लिनिकल हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द ट्यूबल ब्लॉकेज। तो देखो आप ये फिगर जो है हाफ में देखा डिवाइडेड है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि राइट साइड का फेलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब जो है वो नॉर्मल दिखा रहा है पेटेंसी, वेयर लेफ्ट में देखो ये एक लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है लगभग एट द रीजन ऑफ द एम्पुला एंड स्थमस, जहाँ पे जॉइन मतलब जहाँ स्थमस कंप्लीट हो रहा है और एम्पुला स्टार्ट हो रहा है, तो उस लेवल पे ही ब्लॉकेज थोड़ा सा दिख रहा है। तो ये जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज स्टेरिलिटी मैंने डिफाइन किया था ओवरीज के टाइम में कि इनएबिलिटी टू हैव अ चाइल्ड इज कॉल्ड एज स्टेरिलिटी। तो फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो 2 साल तक अगर कंसीव नहीं कर पाती है अपार्ट अलॉन्ग विद द मेडिकल इंटरवेंशंस, तो इसका मतलब कि फीमेल स्टेराइल उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो क्या कंडीशंस हैं जिसमें स्टेरिलिटी हो सकती है? तो उसमें से एक कंडीशन जो है वो ये ब्लॉकेज है, ट्यूबल ब्लॉकेज। ये ट्यूबल ब्लॉकेज जनरली जो है वो कंजेनाइटल भी हो सकता है और कभी कभी इन केसेस ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो इन्फेक्शन
में अगर इन्फ्लामेटरी चेंजेस आएंगे तो इन्फ्लामेटरी चेंजेस या इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज सैल्पिंजाइटिस। सो सैल्पिंजाइटिस जो सैल्पिंग्स, अच्छा ये जो टर्म बार बार आप सुन रहे हो ना, सैल्पिंग्स जो टर्म है उस टर्म का मतलब होता है ट्रम्पेट और ट्यूब। तो इसीलिए कोई भी जो टर्म हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजिकल टर्म्स इन रिलेटेड टू फेलोपियन ट्यूब, उसमें हम जो टर्म मतलब जो वर्ड है वो यूज़ कर रहे हैं सैल्पिंग्स, जैसे सेल्फिंजाइटिस या तो आप आगे चलेंगे जब तो मतलब कोई उसकी बात करेंगे, किसी मूवमेंट किसी भी डिजीज़ की बात करेंगे रिलेटेड टू फेलोपियन ट्यूब, तो वो सैल्पिंग्स टर्म से ही इनिशिएटेड होगा। तो सैल्फिंजाइटिस जो है दैट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स, और ये किसी भी इन्फेक्शन के कॉज में पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में पाया जा सकता है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से या कभी कभी कंजेनाइटल वजहों से भी जो है ये ब्लॉकेज मिलता है यूट्राइन ट्यूब में, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी हो सकती है। अब इसके लिए दो टेस्ट जो है बहुत, एक टेस्ट, पहला टेस्ट जो कि इंसफलेशन टेस्ट या रूबिन्स टेस्ट भी कहलाता है, वो बहुत ही कॉमन टेस्ट है, इजी टेस्ट है बेसिकली। उसमें क्या होता है इस रूबिन्स टेस्ट में कि जो एक मतलब नोजल के थ्रू एयर पास किया जाता है थ्रू यूट्रस, और स्टेथोस्कोप से जो मतलब स्टेथोस्कोप को हम इलियक फोसा में ऑस्कल्टेट करेंगे, इलियक फोसा को ऑस्कल्टेट करेंगे, स्टेथोस्कोप वहाँ रख के सुनेंगे, तो जब ये एयर पास होगा यूट्रस से जाके, थ्रू यूट्रस जाके ये फेलोपियन ट्यूब से निकलेगा और यहाँ फिम्ब्रेटेड एंड से, तो आपको इलियक फोसा में एक जो है वो बबलिंग साउंड सुनने को मिलता है। तो अगर ऐसा बबलिंग साउंड सुनने को मिल रहा है क्लियरली बोथ साइड में, तो दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर द नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब और द नॉर्मल पेटेंसी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। वेर एज अगर किसी साइड में ऐसा वो जो बबलिंग साउंड है वो कम आता है या नहीं आता, तो वहाँ हम मान सकते हैं कि भाई ब्लॉकेज हो सकता है ट्यूब में। उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी जो है वो एक रेडियोलॉजिकल टेक्निक है, वो हम ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए उसमें क्या करते हैं कि हम यूट्राइन कैविटी में रियल ट्यूब के ल्यूमन्स में जो है उसको विजुलाइज करने के लिए एक रेडियो ओपेक ऑयली डाई इंजेक्ट करते हैं यूट्रस के अंदर, और वो डाई जो है जब पूरा इंजेक्ट हो जाता है तो हम जो है वो रेडियोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि पेटेंसी कैसी है ट्यूब की। सो दीज आर द टू टेक्निक्स टू डिफाइन और टू डायग्नोज द फेलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, तो देयर मे बी दिस मे बी अ कॉज ऑफ द स्टेरिलिटी। नाउ मूविंग ऑन टू ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी जो टर्म है वो नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ फिगर में आप देख रहे हो, इधर तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है। सो जो ओवम है वो रिलीज हुआ ओवरी से 14th डे पे, फिर मूव करता हुआ जा रहा है इन एम्प्यूला, और स्थमस जो है वो फर्टिलाइज हुआ और उसके बाद वो जाइगोट फॉर्म होके और यूट्राइन कैविटी में आके इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन इन सर्टेन कंडीशंस कभी कभी क्या होता है कि जो ये फर्टिलाइज्ड ओवम है ये इंस्टेड ऑफ रीचिंग द यूट्रस, यहाँ यूट्रस तक ना पहुँच के वो किसी भी एक पार्ट में, चाहे वो इंट्राम्यूरल पार्ट हो, चाहे वो स्थमस हो, चाहे वो एम्प्यूला हो, वो कहीं भी जो है वो इवन इनफंडिबुलम और इवन जो है वो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ओवरीज में भी, ओवरीज के आसपास भी जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो इम्प्लांट हो जाता है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ट्यूबल प्रेगनेंसी। सो ये जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जब भाई एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करना शुरू करेगा, तो ट्यूब का तो डायमीटर अपन ने पढ़ा कि बहुत कम था, मैक्सिमम जो है जो डायमीटर है वो 4 मिलीमीटर है जो कि एम्प्यूला का है। तो वो अगर कहीं भी ट्यूब में एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, तो जैसे जैसे वो ग्रोथ करने लगेगा वो ट्यूब को रप्चर कर सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, और अबॉर्शन तो फॉर श्योर होगा ही। बिकॉज जो ये गायनाकोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है, यूट्राइन कैविटी में कैसे इम्प्लांटेशन होता है। तो ये यूट्राइन कैविटी में ही जो चीज़ इम्प्लांट होनी है, जो एग इम्प्लांट होना है, फर्टिलाइज्ड एग, वो अगर कहीं और इम्प्लांट होगा तो दैट नेचुरली मीन्स कि वो जो है वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं हो पाएगी और अबॉर्शन हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू ट्यूबेक्टोमी। सो ट्यूबेक्टोमी जो है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है और सर्जिकल इंटरवेंशन जो फैमिली प्लानिंग के पर्पज से की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल को जो है वो स्टेराइल पर्पजली स्टेराइल किया जाता है, और वो ऐसे ही किया जाएगा कि जो वे है, जो ये फेलोपियन ट्यूब है, उसको जो है उसमें एक कट लगा के या उसको बैंड कर बंद करके या क्लैम्प करके और थ्रू द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोकोगुलेशन
जो है वो इस फेलोपियन ट्यूब को हम मतलब सर्जन जो है वो सेगमेंट में काट के और दो अलग अलग एंड पे या तो सेपरेट कर देता है या टाई अप करके रख देता है, सो दैट जो ओवरीज से एग है वो जो है ट्यूब्स के बाद मतलब वो अगर फर्टिलाइज्ड हो या नहीं हो, पहले बात तो फर्टिलाइजेशन ही ना हो पाए, और अगर हो जाता है तो वो यूट्रस तक आके इम्प्लांट ना हो पाए. सो द दिस सर्जिकल इंटरवेंशन विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ फैमिली प्लानिंग इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी. So that is all for today. Now in next session we will start with the uterus. So till then stay home, stay healthy, take care. बहुत ही ध्यान रखिए अपना. Thank you so much.